नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम बेवफा यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सियासी लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां कांग्रेस और सपा के गठबंधन की आंधी में कई दिग्गज उड़ गए। आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ जिससे अयोध्यावासी भी बीजेपी से मुंह फेर लिए? आज इसी कार्यक्रम में करेंगे इसी बात पर चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुई यूपी की जनता बीजेपी से नाराज। तो आइए शुरू करते हैं बेवफा यूपी। यूपी की सियासत का क्या कहना, किसे कब पटखनी दे दे किसी को नहीं पता। जिस यूपी पर बीजेपी अपना सीना फुला रही थी और सोच रही थी कि यूपी में राम मंदिर बनवा कर यूपी का मैदान मार लिया, उसी जनता से अयोध्या में ही बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। आइए हम देखते हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश में किस दल को कितनी लोकसभा की सीटें मिली हुई। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं। यह ग्राफिक्स जिसमें जो सपा है उसे 37 और बीजेपी को आप देख सकते हैं ये 35 पर है। कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, वहीं राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीटें और अन्य को 2 सीटें। कुल 80 लोकसभा सीटों का ये गणित, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि 2019 में किस दल को कितनी सीटें मिली है। ग्राफिक्स 2 की किस दल को कितनी सीटें मिली थी, तो आपको हम ये 2019 की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर बीजेपी को 62 सीटें मिली थी और सपा सिर्फ 5 सीट पर सिमटी हुई थी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। आप इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में वास्तव में बीजेपी की सीटें करीब करीब आधा रह गई हैं और सपा की सीटों में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई है 2024 अगर जो दिखाएं तो। अब हम रुख करेंगे कि बिल्कुल 2024 भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सपा है नंबर 1 पहुंच गई 37, यानी कि 5 सीटों से बढ़ करके 37 सीटों पर पहुंच गई है। बीजेपी जो 62 सीटें हैं उसकी 2019 में ये 35 पर फिसल गई है, करीब करीब आधी हो गई है। और कांग्रेस जिसकी 6 सीटें 2024 में आई हैं, 2019 में उसकी 1 सीट थी। तो ये गणित था, ये गणित है। आपको बताएं कि अब यूपी में सपा को, जैसा कि आपने देखा कि 37 सीटें जीती और कांग्रेस को 6 मिली, वहीं बीजेपी को 33 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं बीजेपी की सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीटें मिली हैं। बात 2019 के चुनाव की करें तो सपा ने 5 और कांग्रेस ने महज 1 सीट जीती। इस बार सपा ने यूपी में 62 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 33 सीटें जीती हैं, यानी कि 2019 की तुलना में लगभग आधी। एसपी के अध्यक्ष यानी कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जनता का शुक्रिया अदा किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या लिखते हैं, आइए पहले आपको दिखाते हैं। जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है कि जनता को प्रणाम, जनमत को सलाम। यूपी की जागरूक जनता ने देश को एक बार फिर से नई राह दिखाई है, नई आस जगाई है। यह इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकता की जीत है। सबको हृदय से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। यह पोस्ट अखिलेश यादव ने किया है एक्स पर। आपको बताएं, अब यूपी में इंडिया गठबंधन की इस आंधी में बीजेपी के दिग्गज नेता उड़ गए हैं। इनमें वे नेता भी हैं जो पिछले चुनाव में भारी अंतर से जीते थे। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से पहले हम ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जो जीते हैं वो नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते हैं। ग्राफिक्स
जो है 4, ये नरेंद्र मोदी वाराणसी से विजयी हुए हैं, लेकिन 1,50,000 वोटों के करीब। ये लीड जो है बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती, लोकप्रिय नेता है। ये यूपी से अगर जो ये देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कम लीड है। अब आते हैं कि दिग्गज जो आंधी में उड़े हैं, मतलब हार गए, बीजेपी के वो दिग्गज जो हारे हैं, तो सबसे पहला नाम हम स्मृति ईरानी का लेंगे। स्मृति ईरानी जो अमेठी से उम्मीदवार थी, स्मृति ईरानी ये बीजेपी से उम्मीदवार थी, 2019 में भी ये उम्मीदवार थी, और 2019 में इनकी जो उम्मीदवारी थी ये राहुल गांधी को यहां पर हराई थी। यानी कि ये कहा जा सकता है अमेठी से जो इन्होंने अपनी एक तरह से कह सकते हैं इसे कि अमेठी से राहुल गांधी को हराकर एक बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी। अब ये कह सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट पर महज 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज कर पाए। यह वाराणसी सीट से उनका तीसरा चुनाव था और तीनों चुनावों में यह जीत का सबसे कम अंतर। यह ग्राफिक्स चार्ट से हम आपको दर्शा सकते हैं विंडो में। बीजेपी के कई जो मंत्री हैं वो चुनाव हारे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इनमें सबसे अहम हार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रही, जिन्हें अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने, स्मृति ईरानी यानी कि इसके अगला ग्राफिक्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वाला ग्राफिक्स, 1,60,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी ने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को करीब 4 लाख वोटों से हराया। लखनऊ में अगर जो बात करें, लखनऊ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 1 लाख वोटों के अंतर से ही जीत पाए। यानी कि अगर जो देखें वाराणसी में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करीब 1.5 लाख वोटों से, और लखनऊ में राजनाथ सिंह करीब 1 लाख वोटों से ही जीत पाए। जबकि फतेहपुर से साध्वी निरंजना ज्योति, खीरी से अजय मिश्रा टेनी, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और जालौन से भानु प्रताप सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री को हार का सामना करना पड़ा। ये लगातार जो ग्राफिक्स हैं राजनाथ सिंह के बाद से लगातार ये ग्राफिक्स हैं और ये इनको हार का सामना करना पड़ा। देखिए ये साध्वी निरंजना ज्योति बीजेपी प्रत्याशी और फतेहपुर से, और इसी तरह से अजय मिश्रा टेनी खीरी से, इनको हार का सामना करना पड़ा। और अगले जो ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे, आप मोहनलालगंज से जो है हार का सामना करना पड़ा है, मैंने आपको बताया। अब आगे चंदौली सीट से भी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, और आगे लगातार अगर जो हम दिखाएं तो मुजफ्फरनगर सीट से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार बालियान थे। अब जालौन से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अगले ग्राफिक्स अगर जो देखा जाए तो राजनाथ सिंह के अलावा अब देखिए मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आगरा से एसपी सिंह बघेल और महाराजगंज से पंकज चौधरी। लगातार ये ग्राफिक्स हैं। अनुप्रिया पटेल के बाद आगरा से बघेल साहब हैं और महाराजगंज से पंकज चौधरी। महाराजगंज से पंकज चौधरी ऐसे केंद्रीय मंत्री रहे हैं जो अपनी सीटें बचाने में कामयाब हुए हैं। वहीं एसपी के यानी कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा, अब अखिलेश यादव की अगर जो हम बात करें तो अखिलेश यादव के अलावा उनकी पत्नी डिंपल यादव और आजमगढ़ से उनके चचेरे भाई, लगातार ग्राफिक्स अगर जो हम जल्दी जल्दी बदलने हैं, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी जो हैं डिंपल यादव
और आजमगढ़ से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ये लगातार हैं। ये धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। ये स्थितियां हैं, यानी कि सपा में जो सपा का जो कुनबा था वो लगातार जीता है और केंद्रीय मंत्री अगर जो कहा जाए उत्तर प्रदेश में भाजपा के वो हारे हैं। वास्तव में यह स्थिति तब है जब 2 दिन पहले ही आए अलग अलग एग्जिट पोल बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों को यूपी में 70 से भी ज्यादा सीटें दे रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने उन सारे एग्जिट पोल को नकार दिया और अपने समर्थकों से नतीजों के इंतजार करने को कहा। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह हिदायत भी दी कि स्ट्रांग रूम की रखवाली की जाए और किसी भी अप्रिय स्थिति की आशंका पर नजर रखी जाए। सोनिया गांधी ने यह बातें कही थी। तो अब अगर जो देखा जाए तो आगे अगर जो बात करें फैजाबाद की, तो अयोध्या और फैजाबाद के नाम से यह सीट है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, फैजाबाद लोकसभा सीट है यह। अयोध्या में बीजेपी की जो करारी हार हुई है, मतलब इसे कह सकते हैं कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर, लेकिन करण भूषण सिंह बीजेपी से यहां पर जीते हैं और फैजाबाद सीट पर हार हुई है। कैसरगंज से बीजेपी से जो करण सिंह वो जीते हैं। बड़ी हैरानी की बात यहां पर यह है कि अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया और बीजेपी को पिछली सफलता हासिल करने वाले वोट नहीं दिला पाया, यानी कि वह वोट जिससे कि 62 सीटें 80 सीटों में से 2019 में 62 सीटें जीती थी, जबकि 2080 के दशक में बीजेपी के गठन के समय से यह उसका चुनावी मुद्दा रहा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि मंदिर बन जाने का उसे सीधा लाभ मिलेगा, जबकि स्थिति यह रही कि अयोध्या शहर जिस फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आती है उस सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने मात दी। हां, बहुचर्चित कैसरगंज सीट बीजेपी ने जरूर जीती, जहां मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे। बात अगर जो करें अगले ग्राफिक्स की, तो बीजेपी के क्या हैं चुनावी मुद्दे, क्या थे चुनावी मुद्दे, और वास्तव में अगर जो देखा जाए तो जो चुनावी मुद्दे थे और वहीं इंडिया के 2024 के क्या थे चुनावी मुद्दे, कि ऐसी क्या स्थिति हुई कि यहां पर बीएसपी 0 पर आई और सपा 37 पर आई, वहीं कांग्रेस 6 पे आई और राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीटें मिली। आजाद समाज पार्टी भी नगीना सीट से अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर ली। यानी कि अब मुद्दों की बात करते हैं। चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने रोजगार, महंगाई, शिक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों को हवा दी। कांग्रेस के सत्ता में आते ही अग्निवीर योजना खत्म करने जैसे वादों ने भी युवाओं को गठबंधन के प्रति आकर्षित किया। इसके अलावा चुनाव में बीएसपी के लगभग गैर मौजूद रहने से भी इस बार इंडिया गठबंधन को काफी मदद मिली। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी 80 में से एक भी सीट पर कोई खास वोट हासिल नहीं कर पाई, जीतना तो दूर की बात है। बीएसपी के मतदाताओं ने बीजेपी के खिलाफ उन आशंकाओं के चलते इंडिया गठबंधन को वोट दिया कि यदि बीजेपी दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में आई तो वह संविधान बदल देगी। इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने तो जोर शोर से उठाया ही। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण ने भी इसे मुद्दा बनाया और इसी के बूते पर उन्होंने नगीना सीट बड़े अंतर से जीत ली। इस सीट पर बीएसपी उम्मीदवार को चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ा। तो ये स्थितियां थी, ये स्थितियां उत्तर प्रदेश की बेवफाई करने के ये उद्देश्य। बेवफाई क्यों बेवफा बनी यूपी, क्यों राम मंदिर बनने के बाद भी वो मुद्दा चल नहीं पाया और फैजाबाद की सीट हारनी पड़ी, ये हमने मुद्दे आपको बताए। लेकिन इसके बाद हमारे साथ जो
राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, मनीष अग्रवाल जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर यूपी के बेवफाई का कारण क्या है। हमने जो एनालिसिस किया, हमने जो अपने दर्शकों को बताया कि हो सकता है कि यह कारण रहा हो सकता है कि यह कारण रहा हो, लेकिन आप जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, उत्तर प्रदेश की रग रग से वाकिफ हैं। वास्तव में क्यों हो गई बेवफा बीजेपी के लिए यूपी? कारण क्या है? जितेंद्र जी, विपक्ष का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, पीडीए का फॉर्मूला था, वो इस बार सक्सेस होता नजर आया है पूर्वांचल यूपी में और यूपी के बहुत से भागों में। दलितों में चाहे कि आरक्षण जाएगा, संविधान बदल जाएगा, बीजेपी उस नैरेटिव को चेंज नहीं कर पाई, अपने कार्यकर्ताओं या अपने वोटर्स तक ये मैसेज नहीं पहुंचा पाई कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है या इसकी वास्तविकता क्या है। लेकिन अगर आप साथ में इसमें ये भी देखेंगे तो मुझे लगता है राम मंदिर कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसके लिए बीजेपी को वोट नहीं मिला। ये जातिगत समीकरणों का अलाइनमेंट है जो इस बार विपक्ष के फेवर में सबसे अच्छा बैठा है। 2009 में भी अगर आपको याद होगा तो यूपीए 2 की सरकार में समाजवादी पार्टी को 38 सीटें मिली थी। ये अलग बात है कि वो उस बार सरकार का सहयोगी नहीं रही थी, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का अच्छा और मैक्सिमम प्रदर्शन है। कांग्रेस की यूपी विधानसभा में 2 सीटें हैं और लोकसभा में उनकी अब 6 सीटें हो गई हैं, तो उनका प्रदर्शन भी अच्छा है। जनता का जो भी जनादेश है वो जिस भी पार्टी के फेवर में आता है उसे सिरमाथे पे लेना चाहिए और विपक्ष को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जनादेश पे काम करे कि गलतियां कहाँ हुई। लेकिन राम मंदिर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मुद्दा था, क्योंकि राम मंदिर का जो बीजेपी को फायदा मिला है वो साउथ की स्टेट में बहुत मिला है, जहां बीजेपी की एंट्री हुई है और बीजेपी उड़ीसा में पूर्ण सरकार भी बना रही है। तो वो मुद्दा इतना ज्यादा फेल होता नहीं दिखता। हाँ, बीजेपी अपने लाभार्थी के मुद्दे को, उज्ज्वला के मुद्दे को लोगों तक उतना अच्छा नहीं ले जा पाई, और ये तो संविधान बदलने का था और दलितों का आरक्षण खत्म करने का मुद्दा था, ये जमीन तक हिट करा। बाकी आपने अपनी रिपोर्ट में जैसा बताया था कि जीएसटी जो है अपना बेस जो है यूपी में खोती जा रही है। जीएसटी का बेस होने के कारण जो जीएसटी का टैक्टिकल मोटिव था वो मुझे लगता है कि अब सपा और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि ये हमें देश और प्रदेश में एक प्रतिनिधित्व दे पाएंगे। हमारी पार्टी जो है जंग पड़ रही है, ना देश में प्रतिनिधित्व दे पा रही है, ना केंद्र में प्रतिनिधित्व दे पा रही है। लेकिन हमें साथ में ये चीज भी देखनी होगी, पूरा इंडिया गठबंधन भारत में जितनी सीटें लाया है उससे ज्यादा सिर्फ बीजेपी की सीटें है भारत में, एनडीए की सीटें तो बहुमत की ओर अग्रसर है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और यूपी बीजेपी को इस पे एक बहुत बड़ा मंथन करना पड़ेगा कि कहाँ पे गलतियां हुई। कैंडिडेट सिलेक्शन की जो रिपोर्ट गई वो नहीं मानी गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कैंडिडेट सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि व्यक्तिगत कैंडिडेट के विरोध में बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी जमीन पे, जो ये लोग भाप नहीं पाए। जैसे फैजाबाद की जीत है वो व्यक्तिगत कैंडिडेट के प्रति एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, उन कैंडिडेट का लोगों के प्रति इतना अच्छा कनेक्शन ना हो पाना, उनकी समस्याएं सुनना, उनको समस्याओं को सॉल्व करना या उनकी बातें अपने शीर्ष नेतृत्व तक ले जा पाना। लेकिन हमें लगता है कि आगे बीजेपी पे काम करेगी और आपको यूपी में मंत्रिमंडल में और संगठन में बहुत बड़े बदलाव के संकेत आ रहे हैं। सरकार केंद्र में बनने के बाद आपको ये संकेत तब्दील होते दिखेंगे सूचनाओं में और यूपी में संगठन में बदलाव आएगा। अखिलेश यादव जी विधानसभा चुनाव, मुझे ऐसा लगता है अपनी विधानसभा सीट छोड़ के अब लोकसभा जाएंगे, तो ये भी देखना होगा कि प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। समाजवादी पार्टी किसको ये कमान सौंपती है कि वो विपक्ष का नेता बन के बैठे और बीजेपी के साथ बराबर से कंधा मिलाकर जनता की समस्याओं को वहां पहुंचाए और उन्हें हल करने की कोशिश करे। जी, आपने सही बात की है कि ये मुद्दे हावी हैं, लेकिन अगर जो राम मंदिर का मुद्दा आप कह रहे हैं कि उड़ीसा में चला और तो मंदिर तो उत्तर प्रदेश में बना, उसका प्रभाव तो होना चाहिए और खासकर फैजाबाद सीट पर तो होना ही चाहिए। तो आखिर क्या कारण रहा कि बीजेपी फैजाबाद की सीट भी हार गई?
देखिए, राम मंदिर जो था ना यूपी के लिए 1990 से बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब वो सपना साकार हो गया था। दूसरे, ये कैंडिडेट की जो लोकल की एंटी इनकम्बेंसी है ना, इसको आप वोट में तब्दील होने से नहीं रोक सकते। लोगों की विचारधारा में परिवर्तन है। अगर आप इसको थोड़ा सा और स्टडी करें तो जो सपा के विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आए थे, उसमें कुछ फैजाबाद क्षेत्र के थे और कुछ रायबरेली क्षेत्र के थे, लेकिन वो सारे विधायक अपने वोटों को बीजेपी के वोटों में परिवर्तित नहीं कर पाए। ऐसा चुनाव से प्रतीत हो रहा है कि उनके लोगों ने फिर भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो ये जो कैलकुलेशन पहले करी गई थी कि इनके जुड़ने से कुछ मत बढ़ेगा, वो प्रतीत नहीं हुआ। बीजेपी ने इस समय यूपी में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है मंथन करने के लिए, जो लोग और दूसरी पार्टियों से आके ज्वाइन करते हैं उन्हें टिकट भी मिल जाता है चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें मंत्री पद भी मिल जाता है। लोकल कार्यकर्ता और लोकल नेता इससे हताश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने जो 5 साल मेहनत करी है हमें इसका फल कब मिलेगा। तो पार्टी को यह भी समझना पड़ेगा कि बाहर के जो नेता आते हैं उन्हें समय देना चाहिए पार्टी में एडजस्ट होकर पार्टी की कार्यशैली से काम करना और सीखने के लिए। और जब आते ही उन्हें पद मिल जाता है, टिकट मिल जाता है, मंत्री पद मिल जाता है, तो वो लोकल कैडर से एडजस्ट नहीं हो पाते। वो अपने उसी कोर कैडर पे रहते हैं जिस पार्टी से वो आए हैं, ना वो आरएसएस जैसे संगठन जो बीजेपी की मदद करते हैं। एक कारण और भी सामने आ रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पर रोते हुए लोग जिनके घरों को हटा करके राम मंदिर बना है और उन्हें प्रधानमंत्री आवास देने के वादे किए गए थे, वो आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि उन जिन घरों को तोड़ा गया और वहाँ पर राम मंदिर बनाया गया उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पाया है, रहने को घर नहीं मिल पाया है? क्या ये भी कारण है या दिया गया है उसके बाद भी ये सारी चीजें हैं? स्थिति क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। उस वीडियो की सत्यता क्या है? दिवेश जी, देखिए, मेरा मत ये है कि ये चीजें वाराणसी में भी कॉरिडोर बनाते वक्त करी गई थी और सरकार ने जो मार्केट एप्लीकेबल रेट है उनसे कंपेंसेशन दिया था। वाराणसी में भी ऐसी चीजें एक्वायर करी गई थी, अयोध्या में भी एक्वायर करी गई थी। लेकिन अगर हम डेटा देखेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने एक्वायर करते वक्त उन्हें उसका कंपेंसेशन नहीं दिया होगा। हो सकता है एक आध केस में, मैं नहीं कह सकता कि ऐसा ना हुआ हो, या उन्हें जितना कंपेंसेशन चाहिए हो वो तो रेट के हिसाब से मिलेगा। लेकिन मैं फिर आज आपसे कहना चाहूंगा कि ये राम मंदिर का मुद्दा जो नैरेटिव चलाया जा रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। राम मंदिर के अगेंस्ट में कोई वोट नहीं है। सब हिंदू वोटर, सब समाज के वोटर राम मंदिर के आने से खुश हैं और इंटैक्ट हैं। लोकल एंटी इनकम्बेंसी को मंदिर से रिलेट करा जा रहा है। अगर आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए चुनाव था, प्रधानमंत्री को पूरे भारत में इंडोर्स करा है ना। बीजेपी पहले नॉर्थ इंडिया की पार्टी करी जाती थी, आज पूरे भारत में बीजेपी के पास सीटें हैं। प्रधानमंत्री का इंडोर्समेंट अगर नहीं होता तो क्या बिहार में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं होती? मध्य प्रदेश में, जहां आपका क्षेत्र है, आप मुझसे अच्छा मध्य प्रदेश को समझते हैं, मुझे मालूम है, वहां 29 में से 29 सीटें आना। तो ऐसा नहीं है कि वहां हिंदू समुदाय भी रहता या लोग राम को मानने वाले नहीं रहते। लोकल इश्यूज हो सकते हैं, लोकल पॉलिटिक्स में कॉर्पोरेशन लेवल पे, विधायक लेवल पे लोग असंतुष्ट हो सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। एक सवाल और जल्दी से हम पूछना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और ज्यादा से ज्यादा आपसे हम सवालों के जवाब लेने चाहते हैं। सवाल यह है कि ये भी बातें सामने इस समय आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कैंडिडेट उतारे थे, शायद केंद्रीय नेतृत्व ने उनको नकार करके अपने मनपसंद के कैंडिडेट वहां पर उतारे और इसलिए भी यह परिणाम आने का एक कारण है। जी, इसमें क्या सत्यता दिखाई देती है आपको? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत कुशल शासक है। उनकी शासन और प्रशासन की क्षमता पर कोई संशय नहीं है। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि उन्होंने अपनी बहुत से रिकमेंडेशन केंद्र को दी होंगी, केंद्र की भी अपनी परिस्थिति का आकलन करा होगा। लेकिन आज शाम को दिल्ली में एक बैठक हो रही है जिसमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी हैं और इसकी समीक्षा करी जाएगी। और योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष को सुनने के बाद यूपी के हित के लिए कुछ बहुत अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। गलतियां हो सकती है, लेकिन अगर आप उन गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो उसका खामियाजा बढ़ता जाएगा। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये सर्वोच्च प्रदर्शन है। उनको इस मैंडेट को आगे लेके चलना है, मैनेज करना है। अभी वो दिल्ली की सत्ता से दूर है,
तो जनता से जो वादे करे हैं वो उन्हें बताना पड़ेंगे कि कैसे वो उन वादों को पूरा करेंगे और धरातल पे लाएंगे। वादे करना एक अलग चीज है, लेकिन उन वादों को पूरा करके जनता को डिलीवरी भी देनी होती है। वरना जनता जो पार्टी केंद्र में और देश में सत्ता में है, जब उसके विरोध वोट कर सकती है तो वो किसी के भी विरोध में वोट कर सकती है। उसके पास पूर्ण अधिकार है अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। लेकिन मुझे लगता है एक मुद्दा जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, इस चुनाव में ईवीएम कंट्रोवर्सी से बाहर निकल आई है। अब मुझे लगता है आगे के चुनावों में विपक्ष जो है ईवीएम पे कोई उंगली और चुनाव आयोग पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। जिस तरीके से जनता ने उनका समर्थन करा और चुनाव आयोग ने एक बेहतरीन चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कंडक्ट करके दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही व्याख्या की और जो भी मन में आशंकाएं उपज रही थीं इसको आपने अपने ज्ञान से, अपने विश्लेषण से उसे शांत किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए मनीष जी। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आखिर यूपी बेवफा क्यों हुई, क्या कारण रहा, ये सारी बातें अपने इस कार्यक्रम में मैंने बताया और विद्वानों के द्वारा भी इस चीज का जायजा लिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।